कोमल, कोमल, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पूरे दिन रसोई में ही काम करती रहती हो। अरे खाना माँ बना लेंगी, तुम जल्दी बाहर आओ। बस यह सुनते ही कोमल तुरंत रसोई से बाहर आ गई। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए लाए हो। और नहीं तो क्या, अब माँ की उम्र तो है नहीं इतनी सुंदर साड़ी पहनने की, तो तुम्हारे लिए ही लाऊंगा ना। कोमल रसोई में गई और अपनी सास से बोली, माँ जी इनके लिए 1 कप चाय बना दीजिए। रसोई में कांता जी एक पैर पर खड़ी होकर काम कर रही थी। उनके वैसे ही घुटनों में दर्द रहता है। अब जो काम कोमल ने छोड़ा है उसे भी पूरा करना ही था। उन्होंने जैसे तैसे सारा काम निपटा दिया और रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गईं। अगले दिन संडे था तो कुणाल और बच्चों की छुट्टी थी। संडे को सबकी स्पेशल डिमांड होती है। आज समोसे, छोले और गाजर का हलवा बनाना था। कोमल ने केवल गैस पर कुकर को रख दिया था जिससे आलू उबल जाएं। बाकी सारे काम बचे हुए थे। दोनों पोते अभी खेलने गए थे। तब तक कोमल मदद करवा सकती थी, लेकिन कोमल काम करने से बचती रहती थी। कुणाल भी अपनी माँ की परवाह नहीं करता था। उसे बस अपनी पत्नी के आराम और शौक का ही ख्याल रहता था। कांता जी ने आलू उबालने के बाद छील लिए, छोले की ग्रेवी बना ली और आलू मथ कर रख दिए। बीच बीच में वह बार बार देख रही थी कि बहू अब आ जाए तब आ जाए, पर बहू तो आने का ही नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, कोमल रसोई में आकर देखना मसाला कितना डालना है, ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे नहीं खाते हैं। तभी कुणाल की आवाज़ आती है, माँ आपको आता तो है खाना बनाना, तो आप ही बना लो, कोमल को क्यों परेशान कर रही हो। यह सुनते ही कांता जी चुप हो गईं और अपनी ही गति से काम करने लगी। थोड़ी देर बाद कोमल रसोई में आती है। यह क्या माँ जी, अभी तक आपने समोसे नहीं बनाए, कितना धीरे धीरे काम करती हैं। अब हटिए यहाँ से, मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कोमल की बात खत्म होने से पहले घंटी बज जाती है। मम्मी समोसे बन गए क्या, हमें बहुत भूख लग रही है। कोमल गुस्से से अपनी सास को देखती है और खुद तेजी से हाथ चलाने लगती है। बस बच्चों के लिए समोसे बनाकर रसोई से बाहर चली जाती है तो कांता जी हैरान रह जाती हैं। कोमल चाहती तो अपनी सास के लिए भी 2 समोसे बना सकती थी। भूख तो उन्हें भी लग रही थी। उनकी बहू को सिर्फ अपने बच्चे की और अपने पति की ही फिक्र होती है। सास की भूख का किसी को एहसास नहीं होता। कांता जी का बुढ़ापे का शरीर था, उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। यह बात दोनों बेटे और बहू को पता थी, फिर भी वह दोनों उनका ख्याल नहीं रखते थे। उनके घुटने में भी दर्द रहता है। वह ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम कर लेती थी तो थक जाती थी, फिर भी उन्हें मजबूरी में काम करना होता था। काम ना करो तो बहू ताने मारती है कि इन्हें तो बस मुफ्त की रोटी चाहिए खाने के लिए। कोमल तो उन्हें बाद में भी ताने ही देती रहती थी। कुणाल भी कम नहीं था, वह अपनी पत्नी का पूरा गुलाम था। वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर कांता जी का अपमान करता था। कांता जी मजबूर थी, पति का निधन हो गया था। कांता जी के एक बेटा और बेटी थी। बेटी तो बार बार अपनी माँ से बोलती कि माँ आप वहाँ उनके ताने क्यों सुनती हो, मेरे पास आकर रहो। लेकिन कांता जी मना कर देती कि बेटी अपने ससुराल में
और एक माँ अपने बेटे के पास ही रहनी चाहिए। मुझे तो उसी के साथ अपना बुढ़ापा काटना है, पर इस उम्र में आकर बेटे और बहू के जुल्म सहने पड़ेंगे, यह उन्होंने सोचा न था। कुणाल ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी की थी और शादी के बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। उसे माँ को तकलीफ देना गवारा था, लेकिन अपनी पत्नी को खुश रखता था। एक सुबह कोमल बोलती है, मम्मी जी, परसों मेरी कुछ सहेलियां घर आ रही हैं, तो आप उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेना। वैसे लिस्ट मैंने बना ली है, आपको बस खाना बनाना ही तो है। कोमल, मैं थक जाती हूँ, इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है और इतनी सारी वैरायटी बनानी है तो मुझे आज से ही लगना पड़ेगा। मुझसे अकेले से नहीं हो पाएगा। अपनी सास की बात सुनकर कोमल बोलती है, क्या मम्मी जी, मेरी सहेलियों का घर आना आपको पसंद नहीं है, इसलिए आपकी बहानेबाजी और घुटनों का दर्द शुरू हो गया है। आप पहले तो हर रिश्तेदार के यहाँ खाना बना देती थी, अब मैं बोल रही हूँ तो खाना बनाने से मना कर रही हैं। दर्द कोई ज़्यादा भी नहीं है, मंदिर तो आप रोज चली जाती हो, तब तो दर्द नहीं होता। शहर को घूमने को जाती हो, तब तो दर्द नहीं होता है। बस खाना बनाने वक्त ही दर्द क्यों शुरू हो जाता है? मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। मैंने अपनी सब सहेलियों को बोल दिया है और आपको यह सब बनाना ही होगा। कोमल अपनी जिद पर अड़ी रही। कांता जी अपने काम में लग गईं। अब 65 की हो गई थी, थकान भी होने लगी थी। ऐसे नहीं था कि उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें खाना बनाने का बड़ा शौक रहा था। जाने कितने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को अपने हाथ से बने पकवान खिलाए थे, पर अब वह थकने लगी थी। पहले की तरह ज़्यादा देर तक रसोई में खड़े होकर काम करने में दिक्कत होती थी। घुटने और कमर में दर्द हो जाता था। अब बहू भी बराबर काम करवाए तो खाना आसानी से बन जाता, पर उन पर अकेले ही सबके खाने की जिम्मेदारी सौंपना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लंबे समय तक अकेले ही काम करना था। बहू तो क्या कहे, जब अपना बेटे को ही माँ की तकलीफ नहीं दिखाई देती। सब कुछ कहकर तो देख लिया, बहू और बेटे दोनों में दया नाम की चीज नहीं है। कांता जी लगी रही और कोमल की सहेलियों के आने का दिन आ गया। कांता जी कोमल की सहेलियों के लिए चाय और समोसे लेकर जा रही थी। तभी एक सहेली ने बोला कि कोमल, तुमने नई नौकरानी कब रखी, कितने में रखी है, मुझे भी चाहिए। और यह कहकर कोमल और सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। कांता जी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आज घर में उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ था। वह अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत देर तक रोती रही। घर में बेटा बहू के होते हुए भी खुद को बड़ा लाचार समझ रही थी। पुराने दिनों को याद करने लगी। कांता जी के पति एक प्राइवेट कंपनी में थे। वह उनका बड़ा ही ख्याल रखते थे और उनको पूरा सम्मान करते थे। कुणाल दोनों का लाडला था और इसी वजह से वह जिद्दी हो गया था। उसे हर काम अपने हिसाब से ही करना था। नौकरी लगने के बाद वह और भी अहंकारी हो गया था। अपने ही माता पिता की बातों को नहीं मानने की कसम ले ली थी। कोमल भी घर का कोई काम नहीं करती थी। रसोई में तो वह मुश्किल से ही पाँव रखती थी। उसे अपने घूमने फिरने और किटी पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वह अपने सास ससुर का जरा भी ख्याल नहीं करती थी। कांता जी कोमल को कुछ भी कहती, उससे पहले ही कुणाल उन्हें चुप करा देता था।
तो वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। दोनों के 2 बच्चे हो गए। उधर उनके पति की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उन्हें दमे की बीमारी थी और उसी में एक दिन उनकी जान चली गई। कंपनी से सारा मिला पैसा भी बहू और बेटे ने अपने कब्जे में ले लिया था। ले देकर अब यह घर ही बचा था। पति के देहांत के बाद दोनों मिलकर कांता जी को कड़वे बोल बोलते रहते थे। वह इन सब से परेशान हो जाती थी। कभी तो उन्हें लगता कि दोनों को घर से निकाल दूं और कह दूं यह मेरे पति का घर है, दोनों चले जाओ। पर फिर सोचती कि जैसे भी हैं मेरे बेटे बहू ही हैं, बेटे बहू के साथ रह रही हूँ। दोनों पोते भी मन लगाए रखते हैं। अकेले कैसे रहूंगी और क्या खाऊंगी, इसी चिंता में वह अंदर ही अंदर घुल रही थी। तभी तेज शोर होता है। वह घबराकर बाहर जाती हैं तो पता लगता है कि कोमल रो रही थी और कुणाल भी बहुत गुस्से में था। वह कुछ समझ पाती इससे पहले कुणाल बोलता है, माँ मंगलसूत्र कहाँ रखा है, जल्दी से बता दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। माँ आपको कोमल का मंगलसूत्र चुराते हुए शर्म नहीं आई और आप मंगलसूत्र चुराकर क्या कर लेंगी, पहन तो पाएंगी नहीं। कुणाल की बातें हथौड़े सी कांता जी को कचोट रही थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में एकदम से ताकत आ गई थी और उन्होंने कुणाल को एक जोरदार चांटा मारा। कुणाल हिलकर रह गया और कोमल देखती रह गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ को चोर कह रहा है, तेरी जबान कट क्यों नहीं गई? अरे मैं अपनी ही बहू के सुहाग की निशानी उसका मंगलसूत्र चुराऊंगी, यह तूने सोच भी कैसे लिया? इतने सालों से मैं खामोश रही, तुम्हारे हर जुल्म सहती रही, लेकिन तुम्हारी तो बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। आज तो तूने हर हद पार कर दी है। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते हो, अभी की अभी निकल जाओ मेरे घर से। मैं तो अकेली ही रह लूंगी और यह रोज रोज का अपमान कम था जो तू आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अभी निकल जा मेरे घर से। कांता जी ने तेज आवाज में कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, यह घर हमारा भी तो है। कोमल कड़क आवाज में बोली, कोमल तुम भूल रही हो, यह घर आज भी मेरे नाम पर है। कांता जी अपने कमरे में गईं और दोनों बहू बेटों को घर के कागज दिखाकर बोली, यह देखो यह घर मेरे नाम है। अच्छा, घर से हमें निकाल दोगी तो खाओगी क्या? आपको तो कोई पेंशन भी नहीं मिलती है, 2 दिन भी भूखी नहीं रह पाओगी। यह तो हमारा एहसान मानो कि जो इस महंगाई में आपका पेट भर रहे हैं। कोमल ने तंज कसा, बहू कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तुम्हें 25 साल खिलाया था, मैंने भी अपने बेटे को खिलाया था, तो यह एहसान हो गया। माता पिता कई साल बच्चों का पेट भरते हैं, पर एक बच्चा भी यदि माता पिता को खिलाता है तो क्या वह एहसान हो जाता है? तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें खिलाकर तुम पर एहसान करेंगे क्या? तो सुनो, मैंने कुछ तो भी तुम्हारा मुफ्त में नहीं खाया है, काम किया है, खाना बनाया है, तब खाया था। तुमने मुझे बैठे बिठाए बिस्तर पर तो आज तक एक कप चाय भी नहीं पिलाई थी। इतने में कोमल का बड़ा बेटा दौड़ता हुआ आया, मम्मी आपका मंगलसूत्र बाल्टी में मिला है। मैं अपनी साइकिल धोने के लिए उसमें पानी ले रहा था, तभी दिख गया और वह मंगलसूत्र पकड़ा कर चला गया। मंगलसूत्र देखकर कुणाल और कोमल को जैसे सांप ही सूंघ गया। उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला, माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। कांता जी ने अपना फैसला सुना दिया था। कांता जी को अपने पोतों से
दूर हो जाने का दुख था, पर वह क्या करती। रोज रोज का अपमान अब उनसे सहन नहीं हो रहा था। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को मजबूत कर लिया। दूसरे दिन ही कुणाल अपने परिवार को लेकर चला गया। अब अपना पेट भरने के लिए उन्हें संघर्ष करना था। कांता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो घर में राशन था वह भी खत्म होने वाला था। अब उसके बाद उनका क्या होगा। कुणाल ने भी अपनी बहन के पास फोन मिलाया और मदद मांगी, लेकिन बहन ने भी यह कहकर मना कर दिया, जिसने मेरी माँ का दिल दुखाया है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। 4-5 दिन निकल गए। एक दिन कांता जी घर के बाहर बैठी थी, तभी 2 लड़कियां मकान देखते हुए उधर आईं। आंटी, किराए पर कमरा मिलेगा क्या? पहले कांता जी ने मना कर दिया, पर उन्हें ध्यान आया कि कुणाल का कमरा तो खाली है और बंद पड़ा है। उन्होंने तुरंत दोनों को कमरा दिखा दिया। दोनों को कमरा पसंद आ गया और अच्छे किराए में बात हो गई। आंटी, आप अकेली रहती हैं, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं, सब हैं, बेटा है, बहू है और 2 पोते भी हैं। बस सम्मान से जीने के लिए अकेली रहती हूँ, कांता जी ने जवाब दिया। दोनों को उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। दोनों की आंखें भर आई। आंटी, हमें यहीं से कॉलेज करना है और खाने की बात आई तो उन्होंने कह दिया, आंटी आप घर का खाना बनाकर खिला देना, हम उसके भी पैसे दे देंगे। कांता जी को यह बात भी जच गई। दोनों लड़कियों से अब उनका मन भी लगने लगा था, किराया भी आने लगा था। अब वह इज्जत की रोटी खाने लगी थी। कुणाल भी अब सुधरने लगा था। एक दिन कांता जी से माफ़ी मांगने के लिए कांता जी के घर आए, पर कांता जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। हाँ, कभी कभी दोनों पोते दादी के घर आ जाते थे तो वह दोनों पोतों के मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। अब वह पहले से ज़्यादा सुखी और आत्मसम्मान से रहने लगी थी। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या कांता जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।